अब देखो, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा था ना। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा और हीट ट्रैपिंग ज्यादा होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर ज्यादा होगा, दिस विल कॉज टू ग्लोबल वार्मिंग, है ना। अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, कुछ तो बताए थे उस दिन। परी, सही लिखा था तुमने, बट उसमें ना थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर है और सेंटेंस फ्रेमिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, वो करेक्ट करके ओके। बता देंगे। नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट। इट कुड कॉज मच ऑफ द आइस एट द पोल्स एंड ऑन माउंटेन्स टू मेल्ट। अब क्या होगा, गर्मी ज्यादा होगी, हीट ज्यादा होगा, तो क्या होगा, कोई भी अगर हम फ्रीजर से जब आइस को निकालते हैं, ठीक है, फ्रीजर से, अभी तो गर्मी का मौसम है, सभी ठंडा पानी पीते होगे, पी रहे हो या नहीं? नो मैम, को नहीं हाँ, पीना अब रहता। बहुत अच्छा, बिल्कुल नहीं पीना है। अभी नॉर्मल पानी पियो, ज्यादा गर्म भी नहीं, ठीक है, गर्म पी लो लेकिन नॉर्मल पानी पिया करो। तो फिर क्या है, देखो, जब हम फ्रिज से आइस निकालते हैं, इफ वी आर टेकिंग आउट आइस फ्रॉम द फ्रिज, उसका टेम्परेचर क्या होता है? अगर फ्रीजर से हम आइस निकाल रहे हैं, इट मीन्स कि 4 डिग्री सेल्सियस से कम पे, हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पे पढ़े होगे ना तुम लोग, पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने कि 4 डिग्री सेल्सियस और उसके बिलो जो हमारा वाटर है वो फ्रीज होने लगता है, फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाता है वाटर। तो उसके बाद जब हम उसे रूम टेम्परेचर पे लाते हैं, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि गर्मी बढ़ने लगी। फ्रिज से हमने आइस निकाला, उस सब फ्रिज में जब वो था तो टेम्परेचर बहुत कम था। जब हमने उसे निकाला एंड वी प्लेस इट ऑन आवर शेल्फ, ऑन आवर पॉट एट द रूम टेम्परेचर, तो धीरे धीरे हीट बढ़ने लगा। और जब हीट बढ़ा, व्हेन टेम्परेचर एक्सीड, तब क्या हुआ, वो आइस मेल्ट होने लगा। समझ में आ रहा है? हेलो? हाँ, समझ आ रहा है। हाँ, बोला करो बीच में, वरना लगता है कि डिस्कनेक्ट हो गए हो। तो आइस मेल्ट होने लगा हमारा। तो द सेम थिंग इज हैपनिंग थ्रू द ग्लोबल वार्मिंग। जब ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा ज्यादा हो रहा है, उसके थ्रू ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारा एक्सीड कर रहा है। और एक्सीड होने के कारण एनवायरनमेंट में हीट ज्यादा हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है एंड टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो जो भी आइस है पोल्स पे, पोल्स का मतलब क्या हुआ, अब अगर हम ग्लोब की बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्थ, देयर इज 2 पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इन पोल्स पे आइस, यहाँ पे आइस बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होता है, फ्रीजिंग पॉइंट पे होता है, और ये यहाँ पे आइस बहुत ज्यादा, आइस के बहुत सारे आइसबर्ग्स होते हैं। आइसबर्ग्स क्या हुआ, माउंटेन ऑफ आइस, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, पढ़ा होगा ना, पोलर बेयर, पोल्स, फिर एंटार्क्टिक और आर्कटिक। तो यहाँ पे आइस ज्यादा होती है। अब जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर एक्सीड होगा, तो क्या होगा, ये आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर ये आइस मेल्ट हो रहा है, तो ये क्या करेगा, वाटर लेवल ऑफ द ओशियंस टू राइज। ये मैंने बताया था ना उस दिन कि जैसे वाटर लेवल राइज होगा, तो जो कोस्टल एरियाज हैं, अब जैसे इंडिया का कोस्टल एरिया देख लो, केरला, महाराष्ट्र का कुछ रीजन, चेन्नई, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ये सभी इसके जो कोस्टल एरियाज है, जब पानी बढ़ेगा तो ये भी इसके अंदर डूब जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे आइलैंड जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड है, बहुत सारी कंट्री जो कि समंदर के बीच में है, ये सभी डूबना शुरू हो जाएंगी अगर वाटर लेवल राइज होगा तो। एंड ऑलरेडी देयर आर साइंस ऑफ दिस,
मीन्स ये चीजें दिखने लगी हैं, अब ये चीज, इन चीजों की शुरुआत हो गई है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो इतनी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप हो रहे हैं, इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारी जगहें ऐसी थी जो कि पानी के बाहर थी, बट वो अब पानी के अंदर जा रही हैं क्योंकि वाटर लेवल राइज हो रहा है हमारा। For example, sea ice in the Arctic Ocean is melting earlier in the year and forming later than before. अब क्या हो रहा है, जो आर्कटिक ओशियन में आइस थी, जो समंदर में आइस फॉर्मिंग होती थी, सी आइस, वो अब देर से फॉर्म हो रही है और जल्दी मेल्ट हो जा रही है। पहले एक टाइम होता था कि इतनी देर में ये मतलब इस टाइम में ये फॉर्म होता है। जैसे मान लो अगर हम डिवाइड कर देते हैं कि नवंबर से ये फॉर्म होना शुरू हो गया और ये रहेगा हमारा मई तक, जो सी आइस है। बट अब क्या हो रहा है, वो दिसंबर से फॉर्म हो रहा है। दिस इज नॉट एन एक्चुअल डेटा, आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जाम्पल। ये ऐसा मत सोचना कि मैं नवंबर बोल रही हूँ तो नवंबर से ही सी आइस फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर जैसे मान लो पहले ये नवंबर में फॉर्म होता था और मेल्ट होता था मई में, तो अब क्या हो रहा है, ये दिसंबर में फॉर्म हो रहा है और अप्रैल में ही मेल्ट हो जा रहा है। तो इसका टाइम स्पैन शॉर्ट हो रहा है, हो रहा हाँ है या नहीं? हो रहा है। हो रहा है। तो ये चीजें हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी आइस इन द आर्कटिक ओशन इज मेल्टिंग अर्लियर इन द ईयर एंड फॉर्मिंग लेटर देन बिफोर। Glaciers across the world are retreating. The sea level too is rising. अब क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स जो है, ग्लेशियर पता है क्या होता है? एनीवन? मैम वाटर में जो मैम आइस रहता है, मैम जो फ्लोट करते रहता है मैम फ्लोट? वाटर में। वाटर में फ्लोट करते रहता है? नहीं, ऐसी जगह जो जैसे ये सुना होगा ना, गोमुख। गोमुख सुना है तुम लोगों ने? ओरिजिनेशन ऑफ गंगा रिवर। गंगा रिवर तो वो खैर बाद में बनती है, आगे जा मतलब जहां से ओरिजिनेशन है गंगा का। गंगोत्री सुना है तुम लोगों ने? चार धाम कहते हैं ना कि उत्तराखंड में चार धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, है ना। तो गंगोत्री इज अ ग्लेशियर, वहां से ओरिजिनेशन होता है गंगा रिवर का। यमुनोत्री इज अ ग्लेशियर, वहां से ओरिजिनेशन होता है यमुना रिवर का। कभी एक यूट्यूब पे ये देखना, रुको मैं कभी जैसे कभी फ्री बैठेंगे ना तो मैं तुम्हें वो वीडियो दिखाऊंगी कि कैसे ओरिजिनेशन होता है और क्या होता है। तो पहले जहां से ओरिजिनेशन हुआ है गंगा रिवर का, दैट इज गंगोत्री। तो वो अब क्या हुआ, पहले जिस जगह पे थी, पहले अगर मान लो वो इस जगह पे थी, तो अब वो धीरे धीरे पीछे खिसकती जा रही है, ये और पीछे जाती जा रही है। जैसे जो पहले जाते थे उन्हें यहाँ पे दिख जाता था गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख यहाँ दिख जाता था उन्हें, बट अब उन्हें और आगे जाना पड़ रहा है और ये बहुत नैरो भी हो गया है। आज तुम लोग का यही होमवर्क रहेगा, तुम लोग सर्च करोगे गोमुख के बारे में कि पहले वो कैसा था और अब कैसा हो गया है, ठीक है। तो ये गोमुख ऐसा, मतलब गोमुख, गंगो। गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख इज अ प्लेस from where the river Ganga is originating, और गंगोत्री is a place। अब जैसे दिल्ली की बात करूंगी तो कहा भाई दिल्ली में, नोएडा, नोएडा कहाँ है? तो दिल्ली में है, इट कम्स इन द एनसीआर। या फिर कह दो कि इंडिया गेट, तो इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है ना। तो वैसे ही गोमुख इज इन गंगोत्री, गंगोत्री इज अ प्लेस एंड गोमुख इज अ ग्लेशियर, वहां से रिवर गंगा ओरिजिनेट हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और रिवर गंगा नहीं, रिवर गंगा बाद में बनती है, वो कभी मैं पढ़ाऊंगी डिटेल में। ये सारे ना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि गंगा रिवर कहाँ, हम कहते हैं ना गंगोत्री से गंगा जी निकलती हैं, सुना होगा मतलब पूछोगे ना अपने अपनी दादी से या फिर जो बहुत पुराने लोग हैं वहां उनसे,
जो धाम वगैरह घूमते हैं कि गंगा जी कहाँ से निकलती हैं, तो वो कोई तो ये बताएंगे कि नहीं वो तो शंकर भगवान के जटा से निकलती है ना। सुना होगा ना, सीरियल में भी यही दिखाते हैं, लेकिन नहीं, वो एक ग्लेशियर से फॉर्म होती है गंगा रिवर, और वो गंगोत्री से निकलती है, बट नाम गंगा गंगोत्री में नहीं पड़ता उनका। ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ये किसी और दिन मुझे बताना, जिस दिन पढ़ने के मूड में नहीं रहेंगे ना, उस दिन ये सारी बातें करेंगे हम। ओके, चलो, अब कहाँ थे, ओके मैम। ग्लेशियर। हाँ, ग्लेशियर्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर रिट्रीटिंग बिकमिंग स्मॉलर, तो ये धीरे धीरे छोटी हो जा रही है और सी लेवल भी बढ़ता जा रहा है। क्यों? ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आ रहा है? हाँ परी, पूछो। रिट्रीटिंग मतलब? रिट्रीटिंग मीन्स बिकमिंग स्मॉलर, दे तो रखा है यहाँ पे, वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, पहले जैसा था ना, मतलब उसको रिट्रीटिंग कह लो कि दोबारा से फॉर्म होना। जैसे कोई चीज अगर एक मिनट, जैसे कोई चीज पहले ऐसी दिखती थी, ठीक है, बट अब ड्यू टू सम रीजन इट लुक्स लाइक दिस, तो इसे हम रीट्रीटिंग कहेंगे कि अपना शेप, पोजीशन, लोकेशन चेंज जो करता रहता है, दैट इज कॉल्ड रीट्रीटिंग, बिकमिंग स्मॉलर। ठीक है। अब क्लाइमेट एंड रेनफॉल पैटर्न्स नहीं चेंज। अब हीट एनवायरमेंट में अगर टेम्परेचर राइज करेगा, तो रेनफॉल पैटर्न और गर्मी जो क्लाइमेट है, जो मौसम है, ये भी चेंजेस होगा ना। पहले देखो कितनी ठंड लगती थी, पहले तो बहुत, जब हम छोटे छोटे थे ना, तो हमें बहुत ठंड लगती थी, ठंड में तो इतनी ठंड लगती थी। लेकिन अब क्या होता है, अब ठीक है ठंड होती है, लेकिन वैसी ठंड नहीं होती है। सुना होगा ना सबसे कि देखो पहले इतनी ठंड होती थी, अब देखो अब तो ठंड ही नहीं होती है। बोलते हैं मम्मी ना बोलती बहुत लोग, मम्मी लोग बोलती है ना जब पहले। हम बॉर्न हुए बहुत ठंडा था। हाँ, और पहले बहुत बारिश होती थी। अब तो कुछ नहीं है। हाँ, और पहले बहुत बारिश होती थी, अब उतनी बारिश भी नहीं होती है, लेकिन हाँ गर्मी बहुत होती है। गर्मी तो बढ़ रही है ना, टेम्परेचर तो राइज कर रहा है। अब लोग ये बोलते हैं ऐसी गर्मी पहले नहीं होती थी, पहले तो बहुत कम गर्मी होती थी। मैम अब तो पहले तो पंखा भी नहीं होता था। हाँ, और अब तो एसी भी ऑन कर लो तो भी गर्मी ही लगती है कभी कभी। गर्मी बढ़ते जा रहा है और ठंडा कम हाँ, होते। ठंड कम होता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्लाइमेट पैटर्न हमारा चेंज हो रहा है, रेनफॉल पैटर्न हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो के कारण, किसके कारण? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ऑलरेडी मैनी प्लेसेस आर हैविंग लॉन्ग स्पेल्स ऑफ ड्रॉट, बहुत ज्यादा सूखा पड़ रहा है। जहाँ कभी पौधे लगते थे, जहाँ कभी फसलें लगती थी, अब वो चीजें सूखती जा रही हैं। बहुत सारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहाँ वाटर लेवल नीचे जा रहे हैं, पानी का लेवल जो है वो नीचे चला जाता है। बहुत लोगों के घरों में भी हो रहा है कि पहले अब फिर से वो बोरिंग वगैरह करवाते हैं, फिर से वो पाइपलाइन वगैरह डलवा रहे हैं, क्योंकि पानी का जो लेवल पहले था, अब वो धीरे धीरे डिक्रीज करता जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है ये सब? दिस ऑल थिंग्स आर हैपनिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, रिया है क्या? यस मैम। ओके, समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, चलो, जो छूट गया है वो फिर से कभी करा दूंगी, ठीक है, या जो डाउट होगा वो पूछ लेना। ओके मैम। हाँ, the general rise in temperature may change the seasonal behavior of some plants and animals। अब क्या हो रहा है कि जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जो सीजन चेंज हो रहा है, उसके कारण प्लांट्स और एनिमल्स के बिहेवियर्स में भी चेंजिंग आ रही है। जैसे जो फ्लावर्स पहले खिलते थे, जो फ्लावर्स पहले ब्लूम होते थे, वो अब बाद में हो रहे हैं, या वो पहले हो जा रहे हैं। ठीक है ना, पहले पता है, पहले कुछ कुछ चीजें थी ना कि वो इस सीजन में ही मिलती थी,
अब क्या है, अभी अब देख रहे हो कि ऐसी टेक्निक आ गई है, ऐसा प्रोसेस आ गया है कल्टीवेशन का, ऐसी नई नई चीजें आ रही हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं कि पहले पूछना क्या सालों भर गोभी मिलती थी? नहीं मिलती थी। क्या सालों भर भिंडी मिलती थी? नहीं मिलती थी। सालों भर आम मिलता था? नहीं मिलता था। लेकिन अब सब कुछ हो रहा है, हम कब मिलता है अब? अब सब कुछ हमेशा मिलता है। 12 मंथ यू कैन फाइंड एवरीथिंग इन एवरी मंथ। ठीक है, तो वो तो खैर चलो टेक्निक्स पे है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि पहले ये इस सीजन में होती थी, अब वो उस सीजन से पहले हो जा रही हैं चीजें। उस मंथ में वो फ्लावर्स ब्लूम करते थे, बट अब वो पहले ब्लूम्स करने लगे हैं। अब बर्ड्स जो जिस सीजन में एग ले करती थी, अब वो उस सीजन की जगह दूसरे सीजन में अपने एग्स को ले कर रही हैं। When the chicks may not have enough to eat in the northern hemisphere, some animals are shifting their home to cooler places further north, creating problems for the original animal to of those places. अब क्या हुआ कि देखो कि जैसे जो जिन पंछियों को, जिन बर्ड्स को प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, प्रॉपर एनवायरमेंट नहीं मिल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो थे वो अब शिफ्ट हो रहे हैं कहाँ, ठंडी जगह में, और ऊपर जा रहे हैं। अब मान लो जैसे जो बर्ड्स यहाँ रहती थी दिल्ली में, यूपी में, और उन्हें नवंबर में अच्छा खासा मौसम मिल जाता था ठंडा सा, बट अगर वो नहीं मिल रहा है तो वो लो टेम्परेचर के लिए ऊपर जाएंगे। दे आर गोइंग टू द प्लेसेस ऑफ हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, इन सब जगह पे, क्योंकि ये ज्यादा कोजी होते हैं, ये ज्यादा ठंडे होते हैं, तो ये वहां पे जा रही हैं बर्ड्स। और जो ऑलरेडी वहां बर्ड्स है, जो ऑलरेडी वहां एनिमल्स है, तो फिर उनके लिए तो प्रॉब्लम होगी ना। क्योंकि अच्छा मान लो कि हम किसी के घर जाते हैं, ठीक है, रात में हम किसी के घर पहुंचे और उन लोगों ने अपने लिए डिनर बनाया है, बस हमने उन्हें नहीं बताया कि हम तुम्हारे यहाँ आ जा रहे हैं रात में। हम उनके यहाँ पहुंच गए। अब हम वहां पहुंच गए तो उनका जो डिनर बना है वो हम लोगों ने खा लिया। हम 4 लोग उन 4 लोग के यहाँ मतलब उस फैमिली में पहुंच गए जहाँ 4 ही लोग रहते हैं, और उन चारों ने बस अपने लिए खाना बनाया है। अब मैं, पंखुड़ी, और प्रसिद्धि, और और कौन है, रिया, ये हम लोग पहुंच रिया। गए। रिया ना, हाँ, ये हम चारों लोग पहुंच गए उस फैमिली में जहाँ 4 लोगों के लिए ही खाना बना है, और वो सारा खाना हम चारों लोगों ने खा लिया। तो क्या उस फैमिली के पास खाने को चीजें बचेंगी? उन चारों लोगों ने तो कुछ नहीं खाया, क्योंकि उनका खाना हम चारों खा गए। हम लोग खा लिए। हाँ, समझ में आ रहा है ना। तो वही चीज हो रहा है कि जैसे जो बर्ड्स हैं वो उस एनवायरमेंट में चली गई, पहले तो उन्हें सेफ एनवायरमेंट मिल गया, सब चीज उनके अकॉर्डिंगली था, और वो उस प्लेस में रह पाते थे। बट अब क्या हुआ कि गर्मी पड़ने लगी तो वो एनवायरमेंट उनके रहने के लायक नहीं। वो अब चले गए हायर प्लेसेस में, हायर अल्टीट्यूड में, जहाँ उन्हें ज्यादा ठंड मिल रही है, जहाँ जो वहां से ज्यादा कूल है। तो वहां गए तो उन जो यहाँ के बर्ड्स थे उन्होंने वहां का खाना शुरू कर दिया। तो बेचारे वहां के लोग क्या खा वहां के बर्ड्स क्या खाएंगे? तो जो ओरिजिनल एनिमल्स हैं उन जगह के, उनको प्रॉब्लम होने लगी, वो मरने लगे, उनकी उनका जो नंबर्स है वो कम होने लगा। ठीक है, समझ में आया ना? हाँ, भूलोगे तो नहीं। द वार्मिंग ऑफ द ओशियंस इज किलिंग कोरल्स। अब कोरल्स जो होते हैं, कोरल क्या होते हैं, लिखो, सर्च करना आज, व्हाट इज कोरल। मैम एक एनिमल होता है मैम ब्लैक कलर का। ना ना ना, लिखो लिखो, बस ऐसे अंदाज से नहीं बताओ, सर्च करो, मुझे पता है कि नहीं पता है। व्हाट इज कोरल?
कोरल इज अ काइंड ऑफ रॉक्स, काइंड ऑफ रीफ्स, जो कि सी के अंदर होती है। जैसे कभी जाओगे ना तुम तो स्कूबा डाइविंग वगैरह होती है, जो कोस्टल एरियाज है लाइक अंडमान निकोबार गोवा वगैरह में स्कूबा डाइविंग होती है। तो जब वो तुम डाइव करोगे, व्हेन वी आर गोइंग टू थाईलैंड और ये सब जगह हम जाएंगे तो वहाँ स्कूबा डाइविंग होती है। तो वहाँ हम अंदर जाते हैं सी के, और कोरल रीफ्स और जो छोटे छोटे छोटी छोटी फिशेस, जो मतलब एनिमल्स होते हैं, सी एनिमल्स, वो हमें दिखते हैं। स्पेशली वहाँ स्कूबा डाइविंग वगैरह होती है। तो कोरल रीफ जो है वो शेल्टर होता है सी क्रिएचर का। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में ज्यादा जान लेना, सर्च कर लेना, और नहीं समझ में आएगा तो फिर आई विल टेल यू टुमारो। इट इज ऑल्सो किलिंग प्लैंकटन। अब प्लैंकटन क्या होता है? प्लैंकटन इज अ सी प्लांट, plants which lives in the sea, underwater, plants which grows under the water, और tiny creatures, जो छोटे छोटे creatures होते हैं, बहुत छोटे। It is also killing plankton, tiny creatures on which many sea animal feeds, जो कि जो sea animals है जिन्हें खाते हैं उन सबको भी ये किल कर रहे हैं। Such changes could ultimately cause the extinction of many creatures। अब जब उनके रहने की जगह ही नहीं रहेगी, उनके लिए खाना ही नहीं रहेगा। अब मान लो कोई एनिमल है, ना उसके रहने की जगह है, ना उसके लिए खाने के लिए कुछ है, तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? No, ma'am. Everyone have two basic needs: food, shelter and air। ये तीन बेसिक नीड्स है, एयर, फूड, शेल्टर, और ह्यूमंस के लिए क्लॉथ। तो एनिमल्स और जो सी एनिमल्स हुए, इनके लिए क्या हुआ बेसिक नीड? शेल्टर और फूड एंड एयर। तो सब ये अगर इसे शेल्टर मिल ही नहीं रहा, फूड मिल ही नहीं रहा, तो क्या वो सरवाइव करेगा? तो नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा? ये एक्सटिंक्ट हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। एक्सटिंक्शन में धीरे धीरे खत्म हो जाना, विलुप्त हो जाना। चेंजेस इन क्लाइमेट एंड रेनफॉल पैटर्न्स, जो भी क्लाइमेट और रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ रही है, इस सब के कारण भी जो भी प्लांट्स होते हैं, जो भी क्रॉप होते हैं, वो खराब होते जा रहे हैं। और धीरे धीरे क्या होगा? अगर मान लो क्रॉप कल्टीवेशन नहीं होगा, हमें खाने के लिए तो कम से कम चाहिए ना, रोटी चाहिए, चावल चाहिए, सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, इतनी चीजें तो मस्ट है। चलो पिज्जा बर्गर ये सब तो सेकेंडरी हो गया, क्या हम रोज पिज्जा बर्गर नूडल्स ये सब खा सकते हैं? नहीं खा सकते। हमें रोज खाने के लिए क्या चाहिए? चावल, दाल, सब्जी, रोटी। चावल किससे मिलेगा? चावल हमें मिलेगा ये राइस से, और व्हीट, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। अगर इनका कल्टीवेशन ही ना हो, ये चीजें कल्टीवेट ही ना हो, तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? धीरे धीरे ह्यूमन पॉपुलेशन भी खत्म होता जाएगा। वी ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये इफेक्ट डाल रही है ह्यूमन पॉपुलेशन पे भी। क्योंकि ये तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना कि every creatures, every living thing depends on each other। लाइफ साइकिल पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने? हाँ पढ़े थे। क्या बोली? हाँ, लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल। बायोस्फीयर, हाँ हाँ पढ़े थे ये। है ना, कि हर चीज एक दूसरे पे डिपेंड होती है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। अगर कोई एक भी चीज खत्म हो जाए तो वो हार्मफुल इफेक्ट दूसरे पे जाएगा, और धीरे धीरे वो सारी चीजें एक्सटिंक्ट होती जाएंगी। एवरीवन इज डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। ईच अदर।
ठीक है, अब आओ ओजोन डिप्लीशन में। ओजोन इज अ लेयर, कहाँ है ये लेयर? ओजोनोस्फेयर कहाँ है? स्ट्रेटोस्फेयर में। Hmm. You know that most of the ozone in the atmosphere is concentrated in the ozonosphere. But the thickness of this layer of ozone is not the same all over the world or at all times of the year. देखो ओजोनोस्फेयर है, बट जो थिकनेस है ओजोन के लेयर का ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में सेम नहीं है। मतलब हर जगह वो सेम लेयर नहीं है ओजोनोस्फेयर का, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। हाँ प्रसिद्धि। मैम डिप्लेशन मतलब? डिप्लीशन मीन्स खत्म होता जाना, कम होता जाना, रिड्यूसमेंट, रिड्यूसिंग एंड गोइंग टू द लेवल ऑफ एक्सटिंक्शन, खत्म होता जाना उसका, धीरे धीरे खत्म होना। But the thickness of this layer of ozone is not same all over the world or at all times of the year. हर जगह सेम नहीं है ओजोन का लेयर और हर समय ड्यूरिंग द 12 months ये सेम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इन सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, जब साउदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग का सीजन होता है सितंबर और अक्टूबर में, much of the atmospheric ozone over the south pole is destroyed and the ozone layer in this area becomes very thin. उस समय क्या होता है, जो साउथ पोल पे ओजोन का लेयर है, एटमॉस्फेरिक ओजोन जो है वो धीरे धीरे बहुत उस समय बहुत पतला हो जाता है साउथ पोल पे, और ओजोन का जो लेयर है वो बहुत कम हो जाता है। और इसके कारण एक पतला सा, अब मान लो जैसे कोई चीज बहुत कम होती गई, ठीक है, पहले वो इतनी मोटी थी, अब वो धीरे धीरे, मान लो पहले ओजोन लेयर यहाँ से यहाँ तक था, इफ द पहले ये ओजोन का लेयर इतना हुआ हमारा, फिर वो डिप्लीशन होता गया, वो कम होता गया, अब वो इतना है। अब क्या हो रहा है उसमें, वो इसमें पैचेस आ रहे हैं, छोटे छोटे ये पैचेस आ रहे हैं, और इसके कारण इसमें होल हो रहा है। पैचेस आएंगे तो होल होगा ही ना। कभी देखते हो, कभी जो कोई तुम जो कपड़े पहनते हो वो कहीं से पुराने कपड़े वो देखते होगे कि बहुत पतले हो जाते हैं, बहुत थिन हो जाता है वो, और फिर जब वो पतला हो जाता है तो उस जगह छेद होने लगता है। होता है ऐसा, कहीं देखा है? देखना अपना जो 2-3 साल पुराने कपड़े होंगे, कभी उनको निकाल, कभी अगर वो दिख जाए, इवन इन केस तुम्हारे घर में हो, किसी के भी कपड़े जो 2-3 साल पुराने हो, तो देखना नए और पुराने में कितना डिफरेंस होगा। और जो पुराना होगा उसका कपड़ा बहुत थिन हो गया होगा, और जो जहाँ पे वो थिन हुआ होगा वहां पे होल भी हो रहे होंगे। सेम becomes in the cases of ozone. अगर हमारा लेयर पतला हुआ तो वहां पैचेस आए, और पैचेस के कारण उसमें होल हो गया। पुराना बुक सब जो है उसको भी छूते हैं तो लगता है तुरंत ही फट जाएगा, है ना। तो वही वो धीरे धीरे डिप्लीट कर रहा है, वो कम हो रहा है। Such a thin patch is called an ozone hole. ये जो थिन पैच हुआ, यहाँ इसमें जो पैचेस आए पतले पतले, कहीं कभी यहाँ पैच आ गया, यहाँ एग्जैक्टली होल नहीं होता, छेद नहीं होगा, बट ये पैच जो आया बहुत पतला हो गया, कहीं पे कहीं इतना पतला हो गया, कहीं मोटा है और कहीं फिर पतला हो गया, कहीं फिर मोटा है कहीं फिर पतला हो गया। तो ये जो थिन पैचेस है, जो बहुत ही पतला हो चुका है, दैट इज कॉल्ड ozone hole. It forms when the weather conditions are ideal for certain chemical reaction in which compounds such as CFC release chlorine which destroys ozone. ये कब होता है? ऐसे कंडीशन में होता है, ऐसे एटमॉस्फेयर में होता है, ऐसा वेदर कंडीशन, ऐसा टाइम, ऐसा मौसम, जबकि मतलब केमिकल रिएक्शन हो
जो गैसेस प्रेजेंट है उसमें केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो और उस केमिकल रिएक्शन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ये रिलीज हो, ये बने और इसमें से CFC में से क्या, CFC में से क्लोरीन रिलीज हो, CFC में से क्लोरीन रिलीज हो और क्लोरीन इज द मेन reason behind the depletion of ozone layer. The weather condition which are suitable for, which are ideal for chemical reaction in which compound like chlorofluorocarbon releases chlorine. उसमें जो कंपाउंड्स होते हैं, ऐसा टाइम, ऐसा फेवरेबल कंडीशन जिसमें जब केमिकल रिएक्शन हो ऐसे कंपाउंड का, कौन से कंपाउंड का, कुछ ऐसे कंपाउंड जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, जो CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो क्लोरीन रिलीज करे. जब कंपाउंड लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीजेस क्लोरीन एंड इट डिस्ट्रॉयज ओजोन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कर रहा है, देखो CFC पहले तो हमारा है कि वेदर कंडीशन हमारा फेवरेबल हुआ, वेदर कंडीशन हमारा फेवरेबल हुआ ऐसे रिएक्शन के लिए, ऐसे केमिकल रिएक्शन के लिए जिसमें ऐसे कंपाउंड लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो रिएक्ट करके क्या रिलीज करेंगे, रिएक्ट करके क्लोरीन रिलीज कर रहे हैं. It releases Cl. ये क्लोरीन रिलीज कर रहे हैं और क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन इज द मेन कॉज, मैम वो मेन सेकंड एलिमेंट. नंबर में Cr का क्या बोली थी आप? कौन सा, ये वाला केमिकल रिएक्शन, ये वेदर कंडीशन, केमिकल रिएक्शन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन एंड देन ओजोन डिप्लीशन. ठीक है, ऐसे ये चार्ट बना लो, ये ज्यादा इजी, ये इतना जो ये सब है ना, इससे ज्यादा इजी ये चार्ट है. ये चार्ट बना लोगे तो इजीली अंडरस्टैंड हो जाओगे, मतलब कर लोगे ये सारी चीजों को. ऐसे एक बार देख लोगे समझ में आ जाएगा कि क्या है. मैम CFC के बाद क्या है? क्लोरीन. क्लोरीन. CFC क्या करेगा, मतलब ऐसा कंडीशन, ऐसा रिएक्शन, देखो पहले तो वेदर कंडीशन हमारा फेवरेबल होगा केमिकल रिएक्शन के लिए, और केमिकल रिएक्शन ऐसे कंपाउंड का होगा, मतलब जैसे CFC है वो एक कंपाउंड है, केमिकल रिएक्शन हुआ CFC का, और अब CFC क्या करेगा, क्लोरीन रिलीज करेगा, और क्लोरीन क्या करेगा, ये ओजोन डिप्लीशन करेगा. ठीक है. CFCs are man-made. They are present in many kinds of sprays and in cooling agents used in refrigerator and air conditioner. CFC released into the troposphere. ठीक है. अब क्या होता है, CFC कहाँ से होता है, जैसे हम AC यूज करते हैं और रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, हेयर स्प्रे. हाँ प्रसिद्धि पूछो, अभी तो बाकी है. मैम क्लोरीन क्या है? क्लोरीन इज एन एलिमेंट. अभी पढ़ोगे ना, केमिस्ट्री में पढ़ना है तुम लोगों को एलिमेंट्स के बारे में. क्लोरीन इज एन एलिमेंट. और क्लोरीन, मैम ये क्या करता है? क्लोरीन गैस है. क्लोरीन गैस, मतलब देखो हर किसी का अपना अलग अलग फंक्शन है. मेटल, नॉन मेटल, दो चीजें होती है ना, आगे पढ़ोगे. मैम सॉल्ट भी तो क्लोरीन का ही होता है ना मैम, NaCl. सोडियम क्लोराइड है वो, Cl नहीं. Cl मीन्स क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, NaCl. Na is a sodium, Cl is a chloride, क्लोरीन नहीं. ठीक है चलो, अभी तो टाइम रनिंग आउट हो रहा है. क्या ये, अब लगता है कल भी यही पढ़ोगे तुम लोग. दोपहर में सोते हो?
नहीं सोएंगे। अच्छा ठीक है, देखते हैं। इफ आई विल गेट टाइम तो मैसेज कर दूंगी मैं, क्योंकि आज मुश्किल लग रहा है मुझे। चलो इतना तो कर देते हैं फटाफट। 147 मिनट। ठीक है चलो फिर यहीं तक रहने देते हैं। ओके।